रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, जब से मैं आप लोग को क्राइम की स्टोरियां सुना रहा हूं, एक मैं ही नहीं सुना रहा हूं, बहुत सारे लोग सुना रहे हैं, लेकिन क्राइम की कहानियों को सुनाने के दौरान कुछ इस तरीके की कहानियाँ आती हैं जिसे सुनने के बाद में इंसान जब सुनाने बैठता है तो उसका मन अंदर से बहुत ज़्यादा विचलित होता है। वो समझ नहीं पाता है कि आखिरकार इस तरीके के लोग हमारे इस दुनिया के अंदर वाकई में रह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी को आप लोग सुनेंगे भी, लेकिन सुनने के बाद में आप लोग ये कहेंगे कि आखिरकार इस तरीके के लोग क्या वाकई में इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं? क्या इस तरीके के लोग रिश्तों में हैं? जैसे जैसे इस कहानी की परतें आगे आगे खुलती जाएंगी, वैसे वैसे ये कहानी आप लोग को सोचने पर मजबूर करती जाएगी। तो बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के ललितपुर से। और इसी ललितपुर के अंदर एक परिवार हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताया करता था। जो परिवार के मुखिया थे उनका नाम जगबान था और उनकी पत्नी का नाम किरण। जगबान और किरण के टोटल 2 बच्चे भी थे। जगबान काफ़ी समय से साउथ इंडिया में रहकर नौकरी किया करते थे, जिससे वो अपने परिवार को पैसे वगैरह भेजा करते थे, और उनकी जो पत्नी किरण थी उन्हीं पैसों से अपने बच्चों की अच्छी तरीके से परवरिश कर रही थी। और जो जगबान थे ये बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्ति थे। समय समय पर ये छुट्टी लेकर अपने घर आया करते थे, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में कुछ समय बिताया करते थे, और उसके बाद में वापस से ये अपने काम पर लौट जाया करते थे। इसी तरीके से जगबान इसी जनवरी साल 2026 को अपने कुछ ज़रूरी कामकाज निपटाने के लिए अपने घर पे आते हैं। वो 2-1 दिन तक अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहते हैं। उसके बाद में उनके जो ज़रूरी कामकाज थे उन ज़रूरी कामकाज को निपटाते हैं, और निपटाने के बाद में वो अपने बड़े वाले बेटे से कहते हैं कि मुझे तुम बस स्टैंड तक छोड़ाओ, क्योंकि वहाँ से उनका जो सफ़र था वो शुरू होना था। बेटा अपने पिता को रुखसत कर घर वापस आ जाता है। परिवार को ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, जगबान पहुँच जाएंगे और वो वापस से हमें कॉल करेंगे कि वो सही कुशल पहुँच चुके हैं। लेकिन परिवार को इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि अगले ही दिन उन्हें कुछ ऐसी खबर मिलने वाली है जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार बिखर सकता है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगले दिन संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल के अंदर एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी की शिनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि जगबान की है। परिवार वालों को तुरंत सूचना दे दी जाती है। परिवार के जो लोग थे आन फान में वहाँ पर पहुँचते हैं, घटनास्थल पर पहुँचते हैं, डेड बॉडी की शिनाख्त करते हैं। लेकिन परिवार में जो पत्नी किरण थी उसका तो हाल ऐसा था जैसे उसके पैरों तले से किसी ने ज़मीन को खींच लिया हो। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। बहरहाल पुलिस वाले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर सबसे पहले उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। अब इधर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। इधर सवाल यह था कि आखिरकार जगबान की किससे क्या दुश्मनी, क्या रंजिश, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो जगबान की हत्या करेगा। अभी 2 दिन पहले तो जगबान लौट कर वापस आए थे। तो सबसे पहले पुलिस वाले इस पूरे मामले के अंदर जगबान की पत्नी किरण से पूछताछ करते हैं। लेकिन किरण की जो बातें थी ये गोल मटोल थी, और किरण इस बात के भी फेवर में नहीं थी कि पुलिस गहनता से इस केस की छानबीन करे। आमतौर पर अगर किसी के पति की डेथ होगी या फिर उसके पति की हत्या की जाएगी तो पत्नी अपनी पूरी ताकत लगा देगी कि वो जो कातिल हैं उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दें। लेकिन इस मामले के अंदर ऐसा नहीं था। किरण बिल्कुल भी उत्सुकता नहीं दिखा रही थी कि इस मामले की गहनता से जांच की जाए। बहरहाल पुलिस इस बात को नोट तो करती है, बल्कि आस पड़ोस के तमाम लोगों के बयान भी दर्ज कराती है और इस केस की छानबीन शुरू करती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और दिन गुजरने के साथ में आखिरकार पुलिस वाले जब जगबान की पत्नी किरण की कॉल डिटेल्स निकालते हैं तो पता चलता है कि किरण एक ऐसे नंबर से बात कर रही है जो नंबर यहाँ पर लोकल का है ही नहीं, बल्कि वो नंबर तो मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश के रहने वाले इस व्यक्ति से इस किरण की लगातार बातचीत हो रही है। यही बातें कहीं ना कहीं पुलिस को किरण के ऊपर डाउट करने के लिए मजबूर करती हैं। अब ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी थी कि जो जगबान की पत्नी किरण है ये मध्य प्रदेश के रहने वाले शिव कुमार से बातचीत क्या करती है। लेकिन अब ये कैसे कंफर्म किया जाए कि शिव कुमार इस हत्या में शामिल हो सकता है। लिहाजा पुलिस वाले अब शिव कुमार की लोकेशन, लास्ट लोकेशन, इन सारी चीज़ों पर बारीकी से नज़र करते हैं। और जब पुलिस वाले इन बारीकी से चेक करते हैं तो पता चलता है कि जो शिव कुमार है जिस दिन हत्या की गई थी
जगबान की, उसी दिन घटनास्थल के आसपास उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जाता है। लिहाजा पुलिस वालों का जो शक था अब यकीन में बदल जाता है। इसलिए पुलिस वाले शिव कुमार और उसके एक दोस्त को अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करने के बाद में उसे पुलिस थाने लेके आते हैं और जब पुलिस ने इनसे थोड़ी देर तक सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार ये दोनों पुलिस के सामने टूट गए और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाई वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। दरअसल ये जो व्यक्ति था जिसका नाम था शिव कुमार, इसकी सोशल मीडिया के थ्रू मुलाकात होती है जगबान की पत्नी किरण से। पहले मुलाकात होती है, बीच में हाय हेलो होती है और उसके बाद दोस्ती होती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। इधर जगबान बाहर रहकर काम किया करता था और अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा अपनी पत्नी किरण को भेज दिया करता था। किरण जिससे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर तो रही थी, लेकिन इस बीच में उसे एक लत भी लग चुकी थी। खाली समय पर वो अपने प्रेमी शिव कुमार से बातचीत किया करती थी। अब जगबान जब कभी भी अपनी पत्नी का नंबर लगाता तो जो नंबर था वो बिजी जाया करता था। जगबान को इस बात को लेकर अपनी पत्नी के ऊपर डाउट होना शुरू हुआ। इसलिए जगबान ने अब जब छानबीन शुरू की तो आखिरकार सच्चाई उसको पता चल गई। उसको पता चल गया कि उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे आखिरकार किससे बातचीत कर रही है। इस बात को लेकर उसने अपनी पत्नी से बातचीत भी की, लेकिन पत्नी को जब ऐसा लगा कि उसका पति उसके प्रेमी के बीच में रोड़ा बन रहा है तो उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसके कत्ल की साजिश रच डाली। जनवरी साल 2026 में जगबान जब अपने घर आते हैं तो उस समय उसने अपने पति की तमाम लोकेशन, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें अपने प्रेमी को प्रोवाइड करा दी थी। इसके बाद में शिव कुमार आता है और जगबान जब अपनी ड्यूटी के लिए लौट रहे होते हैं तो रास्ते में ही उनकी बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर देता है। वाकई में दोस्तों, जब लोगों के थ्रू, पुलिस के थ्रू जब ये बातें समाज तक पहुंची तो लोग हैरान थे कि आखिरकार ये कैसी पत्नी थी जिसका पति अपनी पूरी ज़िंदगी बाहर रहकर, परदेश में रहकर पैसा कमाकर उसको भेज रहा है और उसी पत्नी ने आखिरकार उसका कत्ल करवा दिया। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में जो भी सोचें, मुझे आप लोग अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स थे, यानी कि रिसेंट वीडियो पे, पिछले वाली वीडियो पे, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो पे जो आप लोग के कमेंट्स आए थे, मैं राधेश्याम शर्मा, सिरसी, जयपुर, राजस्थान से सुनते लिखते हैं, ऐसे दरिंदों का जीना मुहाल कर दिया जाए और ऐसे कदम उठाए जाएँ कि इन लोगों को उसकी सज़ा मिले। शुक्रिया आपका। अशबा जी हैं, लिखते हैं क्या ही कर सकते हैं, इससे ज़िंदगी में सुनने को मिलेगी ऐसी कहानी, शाविज भाई समझ नहीं आता है। शुक्रिया। नरगिस बानो जी बहुत प्यारा सा कमेंट्स करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स मंसूरी भाईजान जी का है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम साहब, कहानी बहुत अच्छी है, दर्दनाक कहानी है, शुक्रिया आपका। उसके बाद बच्चन गौंड है, लिखते हैं इस देश में इंसान की खाल में भेड़िए छुपे हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज सिद्दीकी लिखते हैं ऐसे इंसान को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, शुक्रिया भाई। अबराहा अहमद है, लिखते हैं मैं आपको दुबई में रहकर 2 साल से सुनता हूं लेकिन कमेंट्स फर्स्ट टाइम कर रहा हूं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नसीर अहमद लिखते हैं कल मैंने स्टोरी सुना लेकिन कमेंट्स नहीं कर सका, आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद उपाध्याय लिखते हैं कहानी अच्छी है मलिक भाई, तो विनोद उपाध्याय जी शुक्रिया आपका। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविज भाई, ज़माना बहुत ख़राब है मेरे भाई, शुक्रिया आपका। अबराह अहमद लिखते हैं जो कहानी सुनाया है मैं मजबूर हो गया कमेंट्स करने के लिए मेरे भाई, शुक्रिया आपका। रशपाल सिंह लिखते हैं गुड जॉब ब्रो, तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं मेंटेन डिस्टेंस विदाउट मदर, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। तो ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे। सुन त्यागी जी हैं, मंसूरी भाईजान जी हैं, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत। हाँ, इस वीडियो में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते होंगे कि सर स्टोरी कई कई दिन के बाद आ रही है, लेकिन दोस्तों मैं इस समय छत के ऊपर बना रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि दोपहरी में बनाता हूँ तो फिर धूप लगती है और शाम को बनाता हूँ तो अंधेरा हो जाता है। और दोस्तों मैं बता नहीं सकता कि स्टूडियो के अंदर कितनी ज़्यादा गर्मी है, एसी है नहीं, पंखा चलाते हैं तो माइक में आवाज़ आती है, यही एक मजबूरी है जो वीडियो नहीं आ पा रही है। बाकी आप लोग समझदार हैं।